हाय अगेन, आई एम आशु और आज हमारे कॉलेज में एनसीसी फेस्ट है, देश फेस्ट 2025। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फेस्ट के लिए। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें फेस्ट की तैयारियाँ दिखाऊंगी। फेस्ट के लिए मैंने कौन सा मील प्रिपेयर किया था वो दिखाऊंगी। साथ ही तुम्हें फेस्ट भी दिखाऊंगी, अपना मस्ती टाइम, अपने सीनियर्स, अपने बडीज, सब कुछ दिखाऊंगी, पूरा ग्राउंड दिखाऊंगी। तो आ जाओ, चलो। सबसे पहले तो मेरा यूनिफॉर्म देखो, मुझे इस यूनिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। लेकिन इसका दुखड़ा ये है ना कि प्रॉपर वाइट कलर की यूनिफॉर्म है, जैसे धोने में ना मौत आती है मुझे। और इसे आयरन करने मुझे 1.5 घंटा लगा है भाई, 1.5 घंटा। और ये मुझे पहन के जानी थी जिसमें आयरन ख़राब होने वाला था। और ये रात की 3 बजे की हालत है मेरे घर की, क्योंकि मैं पूरी रात जगी हुई थी, काम कर रही थी। फेस्ट से एक दिन पहले मेरे सीनियर्स को याद आया कि एक पोस्टर बनाना है आईएनएस मोरमुगांव पे। तो मैंने रात के 12 बजे कपड़े आयरन किए हैं 1:30 बजे तक, और उसके बाद ये पोस्टर बनाने के लिए बैठी, और तब भी मेरा पोस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मेट्रो में बैठ के कलर किया है मैंने। फिर उसके बाद देख ही सकते हो क्या बुरी हालत हो गई थी भाई मेरी। लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत थी अपने फेस्ट के लिए, ठीक है। और बस यही रीज़न था कि मैं पूरे टाइम काम कर रही थी और मुझे रोना नहीं आया, वरना मेरा अभी तक तो ब्रेक डाउन हो चुका होता कि मुझे नहीं करना है फेस्ट वेस्ट यार, छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने भाई बहुत मेहनत करी, ठीक है, पूरी रात जगी रही। और उसके बाद 3 बजे मैंने अपनी मील की प्रिपरेशन करना शुरू की, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी था। सारे बडीज़ पूरे दिन भूखे रहने वाले थे। कई सारे ऐसे बडीज़ थे जो पीजी में रुके हुए थे, क्योंकि उनको सुबह के 4 बजे ग्राउंड पे पहुंचना था, ताकि वो वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ का काम हैंडल कर सके। तो इसलिए वो पीजी में रुके थे। तो स्पेशली उनके लिए खाना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने पूछा क्या खाओगे, उन्होंने बोला पास्ता बना लेना। तो पास्ता की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी मैंने। उसके लिए सबसे पहले एक पतीला लिया, ठीक है। उसमें पानी डाला, पानी को थोड़ा सा गर्म किया, नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला, और फिर पास्ता डाल दिया बॉईल करने के लिए। अब देखो, मेरी एक ऐसी बड़ी है ना जो मैदा वगैरह नहीं खाती है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, मैम आप ज़िंदा क्यों हो, कैसे ज़िंदा हो आप, पहले ये बताओ। भाई वो मैदा नहीं खाती है, नॉन वेज नहीं खाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स हजम नहीं होते, पता नहीं ज़िंदा कैसे है वो, मुझे आज तक समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैं अपनी सारी सब्जियां लेकर आई और सब्जियां काटने में जुट गई। अब देखो, प्याज है ये। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको आंसू दे रहे होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि प्याज तो आपको आंसू ना ही दे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक बर्तन में पानी भर लो, प्याज को बीच में से काटो और उस पानी के बर्तन में डाल दो। इससे क्या होगा ना कि आपको प्याज काटते टाइम रोना नहीं आएगा, मतलब आएगा बट कम आएगा, ठीक है। और फिर बीच बीच में अपना पास्ता चलाते रहो, नहीं तो आपका पास्ता आपके रिश्तेदारों की तरह जल के चिपक जाएगा, ठीक है, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर मुझे लहसुन छीलना था, और लहसुन को छीलने का एक इजी तरीका यह है कि लहसुन के सिर पे कुछ भारी भरकम उठा के दे मारो, ठीक है। बहुत बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार, ठीक है। और उसको कूट दो अच्छे से, और जब वो अलग अलग हो जाएंगे ना, तब उसे छीलने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर मैंने कढ़ाई बिठाई और कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, ठीक है। मेरे पास इतना ज़्यादा दिमाग है ना कि मुझे पता है कि तेल में पहले लहसुन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पहले प्याज काट रही थी। फिर मेरी कढ़ाई गरम हुई, इसमें मैंने तेल डाला दूसरे बर्तन में से, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहले मुझे लहसुन डालना है। तो लहसुन काटने की जगह मैंने कूटना शुरू कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप काटो कूटो सब, भाई आपका लहसुन है, आप जो करो। गरम तेल में लहसुन डाल दो, मस्त इसे फ्राई करो। और लहसुन में से ना बाय गॉड बहुत अच्छी खुशबू आती है यार। फिर मैंने प्याज काटना शुरू किया, ठीक है। प्याज काटा, पास्ता देखा तो पास्ता भी अपना बॉईल हो गया। फिर मैंने पास्ता को स्ट्रेन कर लिया, ठीक है। स्ट्रेन कर लिया।
और जब भी आप मैदे की कोई चीज़ उबालते हो तो उसे ठंडे पानी से एक बार धो लिया करो, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्याज काटा, काटते गई क्योंकि मेरे से कट ही नहीं रहे थे, मुझे बहुत नींद आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद प्याज को फ्राई करना शुरू किया। अब एट दिस पॉइंट ना मैं अपना दिमाग ऐसे खो चुकी थी किसी और दुनिया में, तो मैं काम धाम छोड़ के यहाँ नाचना शुरू कर दिया है मैंने। एंड पूरी वीडियो नहीं है ये, मैं लिटरली कम से कम 15 मिनट तक मैं नाच रही थी। मतलब 3 बजे मैंने प्रिपरेशन शुरू की है और 5 बजे मुझे घर से निकलना है, खाना पीना बना के, घर की साफ़ सफाई करके, पूजा करके, खा के, तैयार होके फिर निकलना है, लेकिन मैं यहाँ नाच रही थी। खैर छोड़ो, तुम अपने टमाटर काट लो, मस्त छोटे छोटे टमाटर काटना, ठीक है। तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे। उसके बाद मैंने ये साइड में दूध रखा है क्योंकि मुझे कॉफ़ी की डेस्परेट नीड थी, वरना मैं ज़ोंबी बन जाती, ठीक है, थोड़ी देर में। और ये प्याज देख लो फ्राई हो गए, साइड का कचरा मत देखो, प्याज देखो, ठीक है। फिर उसमें प्याज फ्राई होने के बाद मस्त तुम्हारे छोटे छोटे काटे हुए टमाटर डालो, उसमें नमक डालो, मिर्च पाउडर डालो, उसे अच्छे से फ्राई करो। और उसके बाद ना इसे फ्राई करने के बाद मैगी मसाला तुम चाहे अभी डाल लो या बाद में डाल लो, क्योंकि मैगी मसाला सबका फेवरेट है, कभी भी डालो अच्छा ही लगता है, ठीक है। अभी डालो बाद में डालो मर्ज़ी है तुम्हारी, लेकिन उसे अच्छे से फ्राई करके जो तुम्हारे टमाटर है उसे अच्छे से पका कर फिर उसमें दूध डालना, फिर केचप डालना और उसे ना थोड़ी देर सूखने देना। जब सूख जाए तो उसमें पास्ता डालना। तब तक के लिए थोड़ी सी सांस ले लो, क्योंकि वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं लोगे तो मर जाओगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरी एक ऐसी बडी भी है जो हवा पानी पे ज़िंदा रहती है, तो मैंने सोचा उसके लिए भुजिया बना लिया जाए। तो मैंने साइड में आलू काटना शुरू कर दिया था। तब तक अपनी ग्रेवी भी पक गई। ग्रेवी देखो अच्छा कलर आ गया, अच्छे से पक गई है। और मैंने इसमें जमा हुआ बॉइल्ड पास्ता डाला एक हाथ से, और गेस करो क्या हुआ होगा, साइड से मेरी ग्रेवी ही निकल गई और चूल्हे पे गिर गई, मेरा चूल्हा सड़ गया, ठीक है। मतलब गरीबी में आटा गीला वाला सीन हो रहा है भाई, बहुत ऐसे दिमाग वैसे ही ख़राब था मेरा, और यहाँ पे काम फैल ही जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके अपना 1 टास्क कंप्लीट हुआ, अपना पास्ता बन गया। फिर मैंने आलू भुजिया काटना शुरू किया। अब मेरे बडीज़ को ना मेरे हाथ की आलू भुजिया बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। भाई आलू भुजिया तो आलू भुजिया होती है ना, चाहे तुम मेरी तरीके से बनाओ चाहे तुम किसी और के तरीके से बनाओ, बट उन्हें लगता है मेरे हाथ की आलू भुजिया कुछ स्पेशल है, आई डोंट नो व्हाई। और वो कह रहे कि मुझे आलू भुजिया की रेसिपी चाहिए ही चाहिए। अरे तुम्हें आलू भुजिया बनाना नहीं आता है क्या? क्या सीखा है तुमने? किचन जाती हो कभी? नहीं जाती हो तुम, इसीलिए तुमको आलू भुजिया बनाना नहीं आता। आलू भुजिया बनाने के लिए बड़े बॉटम वाली कढ़ाई लो, कढ़ाई को मस्त गरम कर लो और उसमें गरम नहीं, तेल ठंडा डालो, ठंडा डाल के गरम कर लो, उसमें जीरा डालो, अपने आलू डालो और आलू को ना अच्छे से स्प्रेड कर लो। फिर उसमें नमक और हल्दी डालो और बीच में से काट काट कर हरी मिर्च डालो और उसको अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करो। और आलू को देखो मैंने फैला के रखा है, तो तुम भी फैला के रखो, ठीक है। एक जगह इकट्ठा मत करो, तो सारे आलू तुम्हारे क्रिस्प हो जाएंगे। और ये बनने के बाद ना इसे खुला छोड़ देना। फिर मैंने यूनिफॉर्म पहन ली, घर का काम वाम निपटा लिया था। अब तक मैंने यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो चुकी थी और यूनिफॉर्म फ्लेक्स कर रही हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म में सब मस्त लगते हैं यार, मैं भी अच्छी लग रही थी, पहली बार ज़िंदगी में अच्छी लग रही थी, तो फ्लेक्स कर रही थी। और जब मैं घर से निकली तब मुझे पता चला मैं लेट हो चुकी हूँ, 5 बजे निकलना था, 5:30 बज चुके थे, पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ मर्द ही मर्द दिख रहे थे, मुझे कोई औरत नहीं दिख रही थी। फिर मैंने मेट्रो से ट्रैवल किया जल्दी पहुंचने के लिए, बस से नहीं गई, और पहुंचते पहुंचते उजाला हो गया और मैं लेट भी हो गई। वाओ। फिर जब तक मैं कॉलेज के ग्राउंड में पहुंची, मैंने देखा मेरे सारे जितने भी बडीज़ हैं ना भाई, सब गधा मजदूरी में लगे हुए हैं, जितने भी पीजी वाले थे। ये अपना सेल्फी पॉइंट था जो हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया था और बहुत अच्छा बना था। ये देश फेस्ट था हमारा, तो उसके लिए हमने पोस्टर बनाया था। ये अपना ईपी है, ठीक है, ईपी बोट, और इसकी ब्रीफिंग नीरज मैम ने की थी, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत अच्छी मैम है हमारी। ये आईएनएस मोरमुगांव है, ये उसका पोस्टर है, और इसकी ब्रीफिंग हमारी श्वेता मैम ने की थी, वो भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छी सीनियर है हमारी, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, ये सारे बडीज़ ने मिलके बनाया था। ये एयरविंग का एरो मॉडलिंग कॉर्नर था, जिसमें कई सारे मॉडल्स रखे हुए थे एरोप्लेन्स के, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन सब के नाम क्या थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला यार इन सब चीज़ों में पता करने का कि क्या चीज़ें क्या नहीं। आर्मी ग्राउंड में तो मैं जा भी नहीं पाई, इतना टाइम ही नहीं था, ठीक है। ये श्वेता मैम प्रैक्टिस करी थी अपने ब्रीफिंग की, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें तैयार हो गई। उसके बाद सारे गेस्ट आना शुरू हुए।
फिर सब एक एक करके मैम ने सबको ब्रीफिंग करना शुरू किया कि क्या चीज़ें हैं। जैसे मैम के पास आईएनएस मोरमुगांव था, नीरज मैम के पास ईपी थी, तो उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में वो एक्सप्लेन कर रही थी। यहाँ पे आए हुए गेस्ट अपने कैडेट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे अपने सीनियर्स मस्ती कर रहे थे हमारी तरह। डांस बैटल चल रहा था, कहीं क्विज चल रहा था, कहीं कुछ चल रहा था, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरे कॉलेज में चल रही थी। यहाँ पे डीएसटी चल रहा था। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हो ना एनसीसी ज्वाइन करने में, तो आप ओरिएंटेशन क्लासेस में मत जाओ। वहाँ पे यूजुअली लोग अपने कॉलेज, अपने विंग के बारे में ज़्यादा बताते हैं। आप एनसीसी के फेस्ट में जाओ, अभी भी कई सारे कॉलेजेस में चल रहा होगा, वहाँ जाओ और आपको देखने को मिलेगा कि एनसीसी सिर्फ एक चीज़ नहीं सिखाती है। एनसीसी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। सिर्फ ड्रिल परेड ही नहीं, बल्कि आपको बात करने का तरीका सिखाते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रीफिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें भी वो कितने कॉन्फिडेंटली सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंटली उसे चीज़ें दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा, हमारा एक प्ले था, हमने प्ले किया, उसमें एक्ट दिखाया, हमने स्क्रिप्ट राइटिंग की, हमने मैनेज किया सारी चीज़ों को, हमने डांस किया, हमने परेड, ड्रिल, क्विज़ किया। तो ऑल ओवर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे पायलटिंग चल रही है जिसमें हम गेस्ट को होस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारी नीरज मैम सीईओ सर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें, बात करने का तरीका भी आपको एनसीसी में सिखाया जाता है। ये लोग सेकेंड है ना आर्ट एग्जीबिशन कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ समझ आ रहा है? इसी चक्कर में ये मैंने डाला ही नहीं था इसका क्लिप, फिर मैंने बाद में ऐड किया क्योंकि इसमें बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही है। क्योंकि हमारे पास माइक नहीं था, ये नुक्कड़ नाटक टाइप्स था, तो इसलिए हमने माइक का यूज़ नहीं किया। और इसमें बेसिकली हमने एनसीसी के बारे में बताया, और इससे भी आप समझ सकते हो कि एनसीसी में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, इंक्लूडिंग एक्टिंग एंड हाउ टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल ओवर बहुत कुछ। हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एनसीसी में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एनसीसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, या इंटरेस्टेड है एनसीसी के बारे में जानने के लिए। तो इसके लिए ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं, और उसमें ना ज़्यादा कुछ उतने अच्छे से बताया नहीं जाता है। उसमें लोग यूजुअली अपने कॉलेज के बारे में, अपने विंग के बारे में बताते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप एनसीसी फेस्ट में जाइए। अभी भी बहुत सारी कॉलेजेस में एनसीसी फेस्ट चल रहा है, आप वहाँ एक बार जाइए, ईज़िली आपको एंट्री मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप देखिए कि एनसीसी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ब्रीफिंग होती है, क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस बैटल्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारे जैसे कई लोग होते हैं जो नुक्कड़ नाटक, एक्टिंग, बहुत कुछ करवाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है। एंड आपने देखा होगा कि हमने कितनी सारी डेकोरेशन की चीज़ें बनाई, कितने अच्छे से अपने कॉलेज को डेकोरेट किया। एंड आपको ये भी दिखेगा कि कितने सारे ऐसे सीनियर्स होंगे जिन्होंने मेडल्स भर रखे हैं। वो कैंप के मेडल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कैंप किए होते हैं, उनके मेडल्स होते हैं। तो कैंप में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके साथ आपको दिखेगा कि हम आपस में बडीज़ में कैसे रहते हैं, मजाक मस्ती चल रही होती है, सीनियर्स अपने काम में लगे होते हैं, सीनियर्स मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि एनसीसी में बच्चे क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। तो मैं यही कहूँगी, एक बार आप एनसीसी के फेस्ट में जाइए अगर आप एनसीसी के बारे में जानना चाहते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आप में से कई लोगों को लगेगा कि ये मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एनसीसी इतनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह मेरे व्लॉग को देखते रहिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट डिज़ास्टर्स व्लॉग आपसे मिस ना हो। ठीक है, और मैं अपने व्लॉग्स में और भी एनसीसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे लाइफ में तो यही है अच्छा, और कुछ नहीं है अच्छा। ठीक है, तो आप मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, मैं आपका एनसीसी के बारे में बताऊंगी, अपने दुखड़े सुनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए टूडल्स।